उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावों की सुगबुगाहट साफ दिखाई दे रही है। इस बार बारी है अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। ये वही विधानसभा सीट है जहां से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद बने, और इस सीट को उन्होंने खाली कर दिया, रिक्त कर दिया। सबकी निगाहें मिल्कीपुर की ओर है। भले ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर इस सीट के परिणाम से कोई फर्क नहीं आना हो, लेकिन चूंकि अयोध्या जिले की सीट है, उस फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीट है, जिसे जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने पूरे के पूरे राम मंदिर में हुए कार्यक्रम और उस पूरी भव्यता को ही सवालों के घेरे में ला दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर सिंह जी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को बड़ी करीबी से आप कवर करते रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल हर कोई इस वक्त यही पूछ रहा है और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी जो जानना चाहते हैं वो ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी किसे लाएगी और उम्मीदवारों के नाम पर क्या डिस्कशन चल रहा है, कहाँ तक बात पहुँची है? देखिए उत्कर्ष जी, अभी जो है उम्मीदवारों की तो लंबी फहरिस्त है। वहाँ टिकटों के दावेदार जो हैं, जैसे पूर्व विधायक गोरखनाथ भी हैं, इनके अलावा और कई उम्मीदवार, इस बार नए चेहरे नाम आ रहे हैं सामने। माना जा रहा है कि इन लोगों ने दावेदारी कर रखी है। जहाँ तक हमें जानकारी है, पार्टी के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें इन बातों पे चर्चा चल रही है कि इस बार किसी पुराने घोड़े के बजाय नए घोड़े पे दाव लगाया जाए। नए घोड़े में कौन हो सकता है? उसमें एक यहाँ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं सुरेंद्र रावत। इनका राजनीतिक बैकग्राउंड पुराना इसलिए रहा है कि इनके पिताजी बहुत पहले विधायक हुआ करते थे। ये उस परिवार से हैं और एक अच्छी खासी इनकी छवि भी है वहाँ। तो पार्टी इस बार नया प्रयोग करने पे विचार कर रही कि किसी नौकरशाह को उतारा जाए चुनाव मैदान में। तो इसके अलावा भी कई लोग हैं, जैसे एक पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी भी हैं जी, राधेश्याम त्यागी हैं, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और काफ़ी दिनों से हो रहे हैं। संगठन का इनको अच्छा अनुभव रहा है। और ये एक एडवोकेट हैं वहाँ, चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रमुख दावेदार इनको माना जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि भाजपा की जिला इकाई के कार्यसमिति के सदस्य भी हैं और काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। और एक हैं चंद्रकेश रावत, जो भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं। लोग काफ़ी दिनों से लगे भी हैं जब से ये हुआ कि चुनाव होना है। इसके अलावा तो और कई नाम हैं, लेकिन सबसे प्रबल नाम माना जा रहा है डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अभी मौजूदा में है सुरेंद्र सिंह रावत। अब जब आप ये कहते हैं मौजूदा हैं, उत्तर प्रदेश की जब हम सरकार को या भाजपा सरकार को देखते हैं, कई विधायक हमको ऐसे दिखाई देते हैं सुधीर जी, जो कि ब्यूरोक्रेसी से आए हैं। मंत्री असीम अरुण की बात कर लें, राजधानी लखनऊ की ही विधानसभा आती है, वहाँ से हमने देखा राजेश्वर सिंह हैं, वो नौकरशाह रहे। इस तरीके से लोग आए हैं। लेकिन जब नौकरशाहों को लाने के पीछे सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि जब ऐसे लोग आएंगे तो क्या वो सीधा मंत्रिमंडल में आ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक अनुभव है अफसरशाही को चलाने का, या जैसे आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है और भाजपा से नाता है, वो एक कारण? उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि पार्टी ने लगातार अपनी स्ट्रेटजी को बदलने का एक नया ट्रेंड शुरू किया है भाजपा ने। आप देखे होंगे पिछले लोकसभा चुनाव से ले करके ही, जब से सरकार सत्ता में आई है भाजपा, तभी से नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में इन्होंने अब नौकरशाहों पे दाव लगाना, आप केंद्र में भी देखिए कई नौकरशाह मंत्री बनाए गए हैं। कई लोग बिना चुनाव लड़े मंत्री बने, बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया जी। इसके पीछे माना जाता ये है कि पार्टी को ये लगता है कि अगर नौकरशाहों को लाते हैं तो जनता के बीच में एक अच्छी छवि जाती है कि कैंडिडेट अच्छा है। और जो अब तक क्या है कि अगर स्थानीय लोगों को उठाते हैं तो वो कई तरह की कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, कई तरह की उनकी लोकल छवि भी वो उतनी अच्छी नहीं होती। या पार्टी के भीतर भी गुट होते हैं। हाँ, गुट होते हैं, किसी गुटबाजी में नहीं होते नौकरशाह। तो इसलिए माना जाता है कि नौकरशाहों के प्रति जनता के में एक विश्वास जगाया जा सकता है। तो ये तरीका इनका है और इसी का हमें लग रहा है कि यहाँ भी ये प्रयोग कर सकती है भाजपा। उम्मीदवारों से इतर मिल्कीपुर को लेकर खास रणनीति क्या है? आप ही की एक खबर थी जिसको हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि 6 मंत्रियों की टीम लगी। जैसे उपचुनावों में, पिछले उपचुनाव में, हालिया उपचुनाव में 3 मंत्रियों की टीम थी, मिल्कीपुर में 6। इसके अलावा रणनीति भाजपा की क्या है? 2 बातों को ध्यान में रखकर, एक,
जब हमको ये दिखाई दे रहा है कि सुरक्षित सीट है, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी वापस उस जातीय एकजुटता की कोशिश करेगी मिल्कीपुर में, उसकी काट कैसे ढूंढ रही है। और दूसरा, जो समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अब इकलौती सीट पर चुनाव है, समाजवादी पार्टी यहां ज्यादा फोकस हो पाएगी। पिछली बार 9 विधानसभाएं थी, डिस्टर्बेंस की या कहीं से खबर अगर आ रही थी तो पार्टी अलग अलग जगहों पर ध्यान दे रही थी। समाजवादी पार्टी की काट भाजपा कैसे देख रही है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा के लिए ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो 9 सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें भाजपा जो है 7 सीट जीती है जी। भाजपा के लोग भी ये मान के तैयारी वहाँ कर रहे हैं कि वो 7 सीटें जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण मिल्कीपुर है। तो इस लिहाज से उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा पिछले उपचुनाव में इन्होंने एक सीट पे 3 मंत्रियों को लगाया था, यहाँ उनकी संख्या इन्होंने सीधे दूनी कर दी है और दूनी कर 6 मंत्रियों को लगाया। इसके अलावा 6 तो घोषित हैं जी, इसके अलावा इनडायरेक्टली सबको कहा गया है। दूसरा उसमें यह है कि जिन 6 मंत्रियों को लगाया गया उसमें जातीय समीकरण का उसमें भी ध्यान रखा गया है। अच्छा। पिछड़ों से स्वतंत्र देव सिंह को लगाया गया है जी, क्षत्रियों से जेपीएस राठौर को लगाया गया है और मयंकेश्वर शरण सिंह को लगाया गया है, सूर्यप्रताप शाही जी को लगाया गया है। ब्राह्मणों में दयाशंकर मिश्र दयालु जो अभी कटेहरी में भी हो रहे और उसका काफ़ी माना जाता है बेहतर परिणाम आया है जी। उन्हीं मंत्रियों को यहाँ रिपीट किया जाएगा जो कटेहरी में चुनाव में लगे थे, उपचुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये कटेहरी और प्लस कुंदर की जेपीएस राठौर जब आप बोलते हैं कि हाँ, एक ऐसी जेपीएस राठौर माना जाता है कि जेपीएस राठौर ने कुंदरकी में अच्छा काम किया। उनके अनुभवों को देखते हुए, उनके तौर तरीकों को देखते हुए उनको फिर से मिल्कीपुर में लगाया गया है जी। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा एक भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि कोई ऐसी बिंदु बचे जिससे वहाँ हमें नुकसान उठाना पड़े। आखिरी चीज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आपने भी देखा होगा, भाजपा के नेताओं ने भी देखा होगा कि देश दुनिया का मीडिया आए और मिल्कीपुर का चुनाव देखे, और ये एक तंज था और ये संदर्भ में था कि वो जो आरोप लगाते रहे कि उपचुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं। उनका कहना है कि अब एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहा होगा, पूरा मीडिया वहां होगा, गड़बड़ी करना मुश्किल होगा। और इसी के साथ ये बताइए कि इस तरीके के बयानों पर क्या भाजपा के अंदर कोई रिएक्शन है? और साथ में जो आपने एक लाइन कही, इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न मिल्कीपुर क्यों है कि वो जो आपने कहा 9 सीट एक तरफ और मिल्कीपुर एक तरफ, ये क्यों है? देखिए, ठीक है, अखिलेश जी विपक्ष में है, वो कहते हैं इस बात को, उनका अपना नज़रिया होगा। लेकिन जो मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि जब से उपचुनाव की चर्चा शुरू हुई है तब से भाजपा जो है, कभी भी भाजपा ऐसे नहीं बैठी हुई है वहाँ। भाजपा लगातार वहाँ काम कर रही है। इवन बूथ लेवल तक अपना भाजपा ने पूरा कार्यकर्ताओं को लगा रखा है, सबसे संपर्क और संवाद। मुख्यमंत्री लगातार कई दौरा कर चुके हैं जी। और मुख्यमंत्री लगातार दौरा ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहाँ क्या गड़बड़ी है समझ रहे हैं। सपा उपचुनाव के, अभी जो पिछला उपचुनाव होता उसके बाद भी सपा शांत बैठ गई थी। अब फिर जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो सपा सक्रिय हुई है, ठीक है। उसके बाद लेकिन सपा निरंतर काम कर रही है तब से। भाजपा निरंतर काम कर रही है और उनका संगठन कभी भी बैठा नहीं और उनका पूरा टारगेट ये पहले से तय है कि हमको किसी भी तरह से चुनाव जीतना है। आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, विपक्ष भी आरोप लगाए, है ना। चलिए, तो जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के लिए बहुत तैयार है, और सबसे बड़ी बात एक नामों की फेहरिस्त है जो सुधीर जी ने बताई है कि कौन वो संभावित हो सकते हैं चेहरे जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और एक बार फिर से ये वाला प्रयोग कि किसी नौकरशाह को, किसी ब्यूरोक्रेट को अब राजनीति पर लाया जाए और उनको सीधे सीधे जनप्रतिनिधि बनाया जाए, अगर ऐसा होता है तो उसके मायने क्या निकलते हैं और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद किन आधारों पर उम्मीदवार चुना गया, वो भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे इस पूरी चर्चा के बारे में, और खास तौर पर मिल्कीपुर के अपडेट्स के बारे में, मिल्कीपुर चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताइएगा। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस पूरी चर्चा को देखा। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।